आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चीन की सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ, घटनाएं, प्रभाव एवं महत्व। चीन की जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी उसका प्रारंभ कब हुआ, कौन सी घटनाएं घटी, क्या प्रभाव हुआ और क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सांस्कृतिक क्रांति जनवादी गणराज्य चीन में माओ से तुंग द्वारा चलाया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। जो सांस्कृतिक क्रांति थी वह क्या था? एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। किसने चलाया था? जो माओ से तुंग ने। सन 1966 से प्रारंभ होकर सन 1976 तक चला। जो ये सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था जिसे हम सांस्कृतिक क्रांति के नाम से जानते हैं, वह 1966 से प्रारंभ हुआ, 1976 तक चला। माओ उस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। जो माओ से तुंग थे उस समय चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके आप अध्यक्ष थे। 16 मई 1966 को शुरू हुई यह क्रांति 10 वर्षों तक चली और इसने चीन के सामाजिक ढांचे में कई बड़े परिवर्तन किए। कब शुरू हुई थी यह क्रांति? 16 मई 1966 को। कितने वर्षों तक चली? 10 वर्षों तक। इसने चीन के सामाजिक ढांचे में कई परिवर्तन किए। इस क्रांति की शुरुआत की घोषणा करते हुए माओ से तुंग ने चेतावनी दी थी कि बुजुर्गा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी में अपना प्रभाव कायम करके एक तरह की तानाशाही स्थापित करना चाहता है। जब इस क्रांति की शुरुआत हुई थी तो माओ से तुंग ने क्या चेतावनी दी थी कि जो बुजुर्गा वर्ग है कम्युनिस्ट पार्टी में अपना प्रभाव कायम करके एक तरह की तानाशाही स्थापित करना चाहता है। वास्तव में सांस्कृतिक क्रांति का अभियान माओ ने अपनी पार्टी को प्रतिद्वंदियों से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू किया था। ये सांस्कृतिक क्रांति की पृष्ठभूमि कहें या शार्ट में या संक्षिप्त में थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखे हुए थे। हम देखेंगे जो सांस्कृतिक क्रांति थी उसका लक्ष्य क्या था। इस क्रांति का घोषित लक्ष्य था कि चीनी समाज में अवशिष्ट बुजुर्गा विचारों को नेस्तनाबूद करके नवीन युग का सूत्रपात किया जाए। इस सांस्कृतिक क्रांति का क्या लक्ष्य था? जो चीनी समाज में अवशिष्ट बुजुर्गा विचार थे उनको नष्ट कर दिया जाए और नवीन युग का सूत्रपात किया जाए। पूर्व की क्रांति के महान उत्साह को चीनी समाज में पुनर्जीवित किया जाए। यानी इस क्रांति के पहले जो क्रांति हुई है चीन में उनका जो महान उत्साह है उसको समाज में, चीनी समाज में फिर से जीवित किया जाए। वास्तव में यह क्रांति माओ से तुंग की अदम्य महत्वाकांक्षाओं का परिणाम थी। यह क्रांति क्या थी? माओ से तुंग की अदम्य महत्वाकांक्षाओं का परिणाम थी। माओ ने इस क्रांति के द्वारा पुरातन संस्कृति जो चीनी समाज की बेड़ी साबित हो रही थी को उखाड़ फेंकने का संदेश दिया। जो सांस्कृतिक क्रांति थी उसके माध्यम से माओ ने क्या संदेश दिया था? चीनी समाज की बेड़ी, जो पुरानी संस्कृति है वह चीनी समाज की बेड़ी साबित हो रही है, उसी को उखाड़ फेंकने का संदेश दिया। विशेषकर इस क्रांति ने धर्म की अवधारणा पर घातक प्रभाव किया। किस चीज की अवधारणा पर घातक प्रभाव किया? प्रहार किया धर्म की अवधारणा पर। अब सांस्कृतिक क्रांति का कारण क्या था? 1966 के मध्य में माओ तथा लियू शाओकी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। 1966 के मध्य में जो माओ थे तथा लियू शाओकी के बीच जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए। समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों के द्वारा दोनों ने एक दूसरे की खुलकर आलोचना प्रारंभ कर दी। मतभेद सामने आ गए दोनों के, दोनों एक दूसरे की आलोचना करने लगे। 1966 के प्रारंभ से मध्य तक अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के उपरांत दोनों पक्षों के बीच खाई बढ़ती चली गई। दोनों पक्षों के बीच क्या हुआ? खाई बढ़ती चली गई। आखिरकार 6 अगस्त 1966 को माओ के आह्वान पर संपूर्ण चीन से करोड़ों रेड गार्ड्स बीजिंग की शिनमेन चौक पर अपने नेता की अगुवाई में एकत्रित हो गए
और विशाल जंगी प्रदर्शन किया। कब किया था विशाल जंगी प्रदर्शन? 6 अगस्त 1966 को। किसके आह्वान पर? माओ के आह्वान पर। इस तरह 1966 की महान सांस्कृतिक क्रांति व्यवहारिक रूप से प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से जो सांस्कृतिक क्रांति थी वह शुरू हो गई। अब सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ है। 16 मई 1966 को माओ ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। जो सांस्कृतिक क्रांति थी वह 16 मई 1966 को माओ ने शुरू की थी, जिसे हम किस प्रकार से भी जानते हैं, कल्चरल रिवॉल्यूशन। उसी दिन 16 मई की सूचना नाम से एक विज्ञप्ति जारी की गई। उसी दिन क्या होगा? 16 मई की सूचना नाम से एक विज्ञप्ति जारी की गई। उसमें कहा गया था कि विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला, समाचार, पुस्तक प्रकाशन इत्यादि कई क्षेत्रों का नेतृत्व अब सर्वहारा वर्ग के हाथों में नहीं रह गया है। विज्ञप्ति यानी 16 मई की सूचना जारी की गई थी। इसमें क्या कहा गया था कि विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला, समाचार, पुस्तक प्रकाशन इत्यादि कई क्षेत्रों का नेतृत्व अब सर्वहारा वर्ग के हाथों में नहीं रह गया है। उन्हें चला रहे सारे बुद्धिजीवी साम्यवाद विरोधी हैं। उनको चलाने वाले जितने बुद्धिजीवी हैं वे सब क्या हैं? साम्यवाद विरोधी हैं। जनता के शत्रु, प्रतिक्रांतिकारियों का ढेर है। वे क्या हैं? जनता के शत्रु हैं, प्रतिक्रांतिवादियों के ढेर हैं, जिनके विरुद्ध जीने मरने की लड़ाई लड़नी होगी। इनके विरुद्ध क्या होगा? जीने मरने की लड़ाई लड़नी होगी। माओ ने इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मसल देने का आह्वान किया। माओ ने क्या किया? इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मसल देने का आह्वान किया। 1966 से 1976 तक चली सांस्कृतिक क्रांति के भयावह दिनों में ऐसे ही गीतों, कविताओं व नारों द्वारा स्कूली बच्चों व उच्च शिक्षा के छात्रों को अपने माता पिता को प्रतिक्रांतिकारी बताकर उनकी भी सरेआम निंदा आलोचना के लिए छात्रों को उकसाया गया। तो इसमें छात्र शिक्षा के जो छात्रों को ज़्यादा ध्यान दिया गया, छात्रों के माध्यम से यह सांस्कृतिक क्रांति हुई। नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्रांति की प्रमुख घटना। शुरुआत में माओ और उनके समर्थकों ने हजारों रेड गार्डों को एकजुट करके उन्हें चीनी समाज के 4 पुराने स्तंभों को खत्म करने के लिए कहा। पहला काम क्या किया गया? किनको इकट्ठा किया गया? रेड गार्ड को। अब यहाँ की बताया जाएगा रेड गार्ड कौन है। हजारों रेड गार्डों को एकजुट करके उन्हें चीनी समाज के 4 पुराने स्तंभों को खत्म करने के लिए कहा गया। ये 4 स्तंभ कौन कौन से थे? पुराने रिवाज, तौर तरीके, संस्कृति और पुरानी सोच। 4 थे, पुराने रिवाज, तौर तरीके, संस्कृति और पुरानी सोच। कॉलेजों को बंद कर दिया गया ताकि विद्यार्थी क्रांति पर ध्यान दे सकें, और माओ ने देश भर के छात्रों का इस क्रांति में आगे आने के लिए आह्वान किया। जितने भी कॉलेज थे उनको बंद कर दिया। क्यों? ताकि विद्यार्थी इस पर विशेष ध्यान दे सकें। माओ ने देश भर के छात्रों का इस क्रांति में आगे आने के लिए आह्वान किया। इस क्रांति ने चीन के सामाजिक ढांचे को काफी नुकसान भी पहुंचाया। इससे क्या हुआ? जो सामाजिक ढांचा था उसमें उसको बहुत अधिक क्षति हुई। इस अभियान ने लगभग उन सभी चीजों पर हमला करना शुरू कर दिया जो कि साम्यवाद के विरोध में थी। उन सभी चीजों पर हमला हुआ जो साम्यवाद के विरोध में थी। नतीजा यह हुआ कि इस पूरी क्रांति के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, हजारों लोगों को बर्बरता और यातना झेलनी पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ? सैकड़ों की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई और अनेक को बर्बरता और यातना झेलनी पड़ी। इससे चीन के सांस्कृतिक ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। सामाजिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचा था और सांस्कृतिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचा था। इस क्रांति के 2 वर्ष बाद यानी 1968 के अंत तक चीन गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच गया था। 2 वर्ष के बाद यानी कब तक? 1968 तक चीन किस स्थिति में पहुंच गया था? गृह युद्ध की स्थिति में। इसके बाद माओ ने हिंसा रोकने के लिए रेड गार्ड के विलय की घोषणा कर दी थी। जब 2 साल में सब कुछ हो गया तो माओ ने हिंसा को रोकने के लिए जो रेड गार्ड थे उनके विलय की घोषणा कर दी।
हम देखते हैं विनाशकारी घटनाक्रम के दौरान मौतें। ये सांस्कृतिक आंदोलन हुआ जिसमें छात्रों को उकसाया गया, बुद्धिजीवियों के प्रति, उनके माता पिता के प्रति भी, और जिसके कारण से बहुत सी मौतें हुई। उन्हीं के बारे में हम जान रहे हैं। सितंबर अक्टूबर 1966 में अकेले बीजिंग नगर में लगभग 2000 लोगों की हत्या कर दी गई। सितंबर अक्टूबर 1966 में अकेले बीजिंग नगर में लगभग 2000 लोगों की हत्या कर दी गई। सितंबर 1966 में ही शंघाई शहर में सांस्कृतिक क्रांति से संबंधित लगभग 1500 मौतें दर्ज की गई। कहाँ पर? शंघाई शहर में। पहले किसमें बताया गया था? बीजिंग नगर में। क्रांति के समय 1966 से 1969 के मध्य लगभग 5 लाख लोग काल के ग्रास बन गए। कितने लोग काल के ग्रास बने थे? 5 लाख लोग 1966 से 1969 की मध्य, 2 साल 3 साल की मध्य। अब इसमें एक है लिटिल रेड बुक। लिटिल रेड बुक है, उसी को पढ़ना जरूरी होता था। उसी में माओ के सिद्धांत थे। तो लिटिल रेड बुक में लिखी गई माओ की कई बातें पढ़ना सबके लिए जरूरी हो गया। जो लिटिल रेड बुक थी उसमें जो बातें माओ ने बताई थी, वो लिखी थी, उनको पढ़ना सबके लिए जरूरी हो गया। देश भर में रेड गार्ड्स नाम से एक युवा संगठन उभरा जिसका काम था माओ की शिक्षा फैलाना। रेड गार्ड्स ने देश भर में घूमकर सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया। जो लिटिल रेड बुक थी उसको पढ़ना सभी के लिए जरूरी हो गया। रेड गार्ड्स नाम से एक युवा संगठन बनाया गया जिसका काम क्या था? माओ की शिक्षा को फैलाना। ये देश भर में घूमे और सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने नष्ट कर दिया। उन्होंने शिक्षकों और बुद्धिजीवियों से पूछताछ की, उन्हें पीटा भी। जी रेड गार्ड्स थे, उन्होंने क्या किया? शिक्षकों और बुद्धिजीवियों से पूछताछ की, उनको पीटा। अब देखते हैं द रेड गार्ड्स। चीनी अकाल 1959 से 1961 की भयावहता के बावजूद माओ अपने वामपंथी एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की इच्छुक थे। 1959 और 1961 में चीन में अकाल पड़ा था। उसके बाद भी जो वामपंथी थे, अपना माओ था, अपने वामपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने का इच्छुक था। दरअसल वह अतीत को नष्ट करके और पूंजीवाद से जुड़ी किसी भी चीज से समाज को साफ करके चीन को सांस्कृतिक स्तर पर बदलना चाहते थे। माओ थे वो चीन को किस स्तर पर बदलना चाहते थे? सांस्कृतिक स्तर पर। सबसे पहले प्रमुख राजनेताओं के बेटे और बेटियों ने अपने दोस्तों को कार्यकर्ता बनने के लिए राजी किया। सबसे पहले किसने राजी किया? जो राजनेता थे उनके बेटे और बेटियों ने, उनके जो दोस्त थे, उनको कार्यकर्ता बनने के लिए राजी किया। माओ के प्रचार की मदद से यह आंदोलन देश भर के विभिन्न स्कूलों और विश्वविद्यालयों में फैल गया। माओ ने जो प्रचार किया था उसकी मदद से जो आंदोलन था देश भर के विभिन्न स्कूलों और विश्वविद्यालयों में फैल गया। युवा लोगों ने लाल पट्टी के साथ अर्धसैनिक वर्दी पहनना शुरू कर दिया और वे खुद को रेड गार्ड कहते थे। तो जो इसमें जो सदस्य थे, जो कार्यकर्ता थे, वे क्या करते थे? अर्धसैनिक लाल कलर की लाल पट्टी के साथ अर्धसैनिक वर्दी पहनते थे और वे खुद को क्या बोलते थे? रेड गार्ड कहते थे। देखते हैं युवा संघ। 18 अगस्त 1966 को माओ ने बीजिंग के तियानमेन चौक में एक रैली की। रैली युवाओं के लिए थी। 18 अगस्त 1966 को माओ ने बीजिंग के तियानमेन चौक में एक रैली की। रैली में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। उन्होंने अपने क्रांतिकारी नारे लगाए और अपनी लाल भुजाओं का प्रदर्शन किया। जो रैली शुरू हुई थी उसमें हजारों की संख्या में युवा लोग आए, क्रांतिकारी नारे लगाए उन्होंने अपनी लाल भुजाओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने पुस्तकालयों पर छापा मारा, किताबें जला दी, संग्रहालय में तोड़फोड़ की, मूर्तियों को तोड़ दिया, थिएटरों और ओपेरा हाउसों को तबाह कर दिया। क्या क्या काम किया उन्होंने? पुस्तकालयों पर छापा मारा, किताबें जला दी, संग्रहालय में तोड़फोड़ की, मूर्तियों को तोड़ दिया, थिएटरों और ओपेरा हाउसों को तबाह कर दिया। 18 जून 1966 को विश्वविद्यालय के 60 वरिष्ठ प्रोफेसरों की उपाधियों अब
प्रोफेसरों की अपराधियों जैसी सुनवाई के बाद सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उन्हें लात मुक्कों से मारा गया। कितने वरिष्ठ वरिष्ठ प्रोफेसरों को? 60। कब? 18 जून 1966 को। अपमान और हिंसा उनकी क्रांतिकारी रणनीति के मूल थे। उन्होंने बच्चों को अपने माता पिता और शिक्षकों पर छींटाकशी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया यदि वे क्रांति के खिलाफ बोलते हैं। यानी यदि छात्रों को उकसाया गया था, छात्रों के माता पिता भी, शिक्षक भी यदि क्रांति के खिलाफ बोलते हैं तो उनके साथ भी उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था। किसने? माओ ने। किसके द्वारा? जो रेड बुक थी उसके द्वारा। रेड गार्ड माओ के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए उनके नेता का चेहरा अधिक से अधिक स्थानों पर प्रदर्शित हो, जिसके लिए वे घरों, ट्रेनों, बसों और सार्वजनिक स्थानों पर माओ के पोस्टर लगाते थे। जो रेड गार्ड थे वे अपनी भक्ति दिखाते थे, जिस कारण से उनका जो नेता था उसका चेहरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इसलिए उसका जो पोस्टर है वो घरों में, ट्रेनों में, बसों और सार्वजनिक स्थानों पर वो लगाते थे। माओ से तुंग की तीसरी पत्नी जियांग किंग की भूमिका। जो सांस्कृतिक क्रांति थी उसमें माओ से तुंग की पत्नी, तीसरी नंबर की पत्नी, जिसका नाम था जियांग किंग, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सांस्कृतिक क्रांति 1966 से प्रारंभ होकर 1976 तक प्रभावशील रही। सांस्कृतिक क्रांति थी कब शुरू हुई थी? 1966 में। कब तक रही? 1976 तक। इस क्रांति में माओ से तुंग की तीसरी पत्नी जियांग किंग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरी पत्नी जो थी वो कौन थी? जियांग किंग। उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका इस क्रांति में निभाई थी। जियांग किंग ही माओ के पश्चात एक ऐसी शक्ति थी जो रेड गार्ड्स का नेतृत्व करती थी। तो जियांग किंग थी और माओ के पश्चात, माओ की मृत्यु हो गई थी 1976 में, उसके पश्चात भी वही रेड गार्ड्स का नेतृत्व करती थी। 1976 में माओ की दीर्घकालिक बीमारी के बाद मृत्यु हो गई और क्रांति धीमी पड़ती चली गई। माओ की जो मृत्यु कब हुई थी? 1876 में। किसके कारण? दीर्घकालीन बीमारी के कारण, इससे जो क्रांति थी वो धीमी पड़ गई। इसके बावजूद जियांग किंग ने अन्य 3 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, जो कि 4 का दल कहलाते थे, उन सभी सैद्धांतिक मूल्यों पर हमला जारी रखा जो माओवादी दर्शन से भिन्नता रखते थे। 1876 में माओ की मृत्यु हो गई, परंतु उसकी जो पत्नी थी जियांग किंग, उसने उसके सिद्धांतों को, माओवाद के जो सिद्धांत हैं उनको जारी रखा और जो ऐसे सिद्धांतक मूल्य जो उनके खिलाफ थे उन पर उसने हमला बोला। लेकिन अंततः 1976 में सरकार के द्वारा जियांग किंग एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार से इस महान जो सांस्कृतिक क्रांति उसका अंत हो गया। 1976 में सरकार ने किसको गिरफ्तार कर लिया? जियांग किंग और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके 4 का दल था और इस प्रकार से जो क्रांति थी वो समाप्त हो गई। अब इसके क्या प्रभाव हुए? सांस्कृतिक क्रांति के प्रभाव। सांस्कृतिक क्रांति के पूरे दशक के लिए चीन के स्कूलों ने काम नहीं किया, इसने पूरी पीढ़ी को औपचारिक शिक्षा के साथ छोड़ दिया। 10 साल तक जो स्कूल थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, बच्चों को शिक्षा नहीं मिली और शिक्षा अगर उनको केवल उनके माता पिता से ही मिलती थी। सभी शिक्षित और पेशेवर लोग, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे, जो पेशेवर लोग थे, वे ग्रामीण इलाकों में चले गए, खेतों में काम करने लगे, श्रमिक शिविरों में काम कर रहे थे। जो शिक्षित लोग थे, शिक्षा से संबंधित, वे सभी अब ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए, खेती करने लगे या मजदूरी करने लगे। पुरातनता और कलाकृतियों के सभी संग्रहालयों को पुरानी सोच के प्रतीक के रूप में नष्ट कर दिया गया। प्राचीन समय के जो कलाकृतियां थी, संग्रहालय थे, क्योंकि वे पुरानी सोच के प्रतीक माने जाते थे, इसलिए उनको नष्ट कर दिया गया। अनमोल ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों को भी राख में जला दिया गया। जो धार्मिक ग्रंथ थे, ऐतिहासिक और धार्मिक, उनको भी जला दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान मारे गए लोगों की सही संख्या अज्ञात है, लेकिन कम से कम सैकड़ों, हजारों में नहीं तो लाखों में नहीं, यदि लाखों में नहीं है तो सैकड़ों, हजारों में जरूर है। ये इसके प्रभाव थे।
देश के महान और प्राचीन संस्कृति के इतने सारे अवशेषों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। सांस्कृतिक क्रांति के क्या प्रभाव हुए? शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोग काम करने लगे, मजदूर बन गए, खेती या खेती करने लगे। पुरानी सोच के प्रतीक के रूप में जो संग्रहालय थे उनको नष्ट कर दिया गया, धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया और कम से कम इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई और ये जानबूझकर ऐसा किया। तो हम देखते हैं सांस्कृतिक क्रांति का महत्व क्या है। इस क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महत्व था चीन में माओवाद की स्थापना। पहली बार इसका महत्व पहला क्या है? चीन में माओवाद की स्थापना हो गई। कालांतर में माओवादी दर्शन चीन की सीमाओं को लांघकर वैश्विक आधार पर फैलता चला गया। आगे क्या हुआ? तो माओवादी चीनी दर्शन था वह जो चीन की सीमा को लांघ गया और विश्व में फैल गया। इस तरह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में माओवाद सर्वहारा वर्ग का दार्शनिक आधार बना। जो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जो माओवाद है वह है सर्वहारा वर्ग का दार्शनिक आधार बना। सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन में शिक्षा व्यवस्था को एक गुणात्मक आधार मिला। साथ ही पुरातन पंथी गतिविधियों में भी नवीन वैज्ञानिक बदलाव आए। सांस्कृतिक क्रांति के बाद क्या हुआ? चीन में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको एक गुणात्मक आधार मिला। पुरातन पंथी गतिविधियों में भी नवीन वैज्ञानिक बदलाव आए। सामूहिक शारीरिक श्रम का महत्व बढ़ गया। सामूहिक शारीरिक श्रम का महत्व बढ़ गया। बौद्धिक विलासिता को चीनी समाज ने दरकिनार कर दिया। जो बौद्धिक विलासिता थी उसको चीनी समाज ने दरकिनार कर दिया। ग्रामीण युवाओं ने रेड गार्ड्स के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जनमानस का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित हुआ। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उन्होंने चूंकि रेड गार्ड्स के रूप में काम किया था इसलिए उनका महत्व भी दिखाई देने लगा। क्रांति के फलस्वरूप चीनी समाज की सोच का दायरा बढ़ा। इस क्रांति के बाद क्या होगा कि चीनी समाज जो थी उसकी सोच का दायरा बढ़ गया। ये इसका महत्व था। अब हम एक समीक्षा देख लेते हैं पूरी क्रांति की। माओ के इस कदम को कई जानकार एक बड़े सामाजिक प्रयोग के तौर पर देखते हैं। बहुत जानकार क्या कर रहे हैं? माओ ने जो कदम उठाया था उसको एक सामाजिक प्रयोग के रूप में देखते हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसने चीन के पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को उखाड़कर एक नए चीन की स्थापना की। यह किस प्रकार का प्रयोग था? जिसने पुराना जो सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा था उसको उखाड़ फेंका और नए चीन की स्थापना की। हालांकि कई आलोचक इसे माओ की महत्वाकांक्षाओं की उपज मानते हैं। बहुत से आलोचक क्या मानते हैं? माओ की महत्वाकांक्षाओं की उपज। आलोचकों के अनुसार माओ ने इस सांस्कृतिक क्रांति का इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी में अपने विरोधियों को खत्म करने और सत्ता पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए किया था। जो माओ के आलोचक थे उन्होंने भी क्या मानते हैं कि माओ ने इस सांस्कृतिक क्रांति का इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी में अपने विरोधियों को खत्म करने और सत्ता पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए किया था। अपने इस प्रयास में माओ सफल हो गए, परंतु चीन को इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। माओ तो सफल हो गया लेकिन चीन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रकार से ये सांस्कृतिक क्रांति थी जो चीन में हुई थी, माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।